Hi guys, welcome back to my channel UGC Net with Mahima Mishra. Today we'll be talking about Unit 8, which is our marketing management from UGC Net Commerce, and we'll be following every single topic mentioned in our syllabus. तो चलिए शुरू करते हैं. The very first thing we have in here is marketing concept. ठीक है, अब देख लेते हैं marketing concept क्या होते हैं और core ideas क्या होते हैं marketing के. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक मॉडर्न बिजनेस फिलॉसफी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस कस्टमर की नीड्स और वांट्स को अंडरस्टैंड करना और उनको वैल्यू प्रोवाइड करना होता है. यानी आज के टाइम में कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में पुश नहीं करती, बल्कि पहले रिसर्च करती हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करती हैं. ठीक है, तो अगर इसको सिंपल लाइन में बोलूँ तो मेक व्हाट कस्टमर वांट्स नॉट व्हाट यू लाइक. एंड इस कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट तभी पॉसिबल है जब कस्टमर सेटिस्फाइड होगा. ठीक है, मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्रॉफिट. ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबली. इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग वैल्यू एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स. ठीक है, अब कोर आइडियाज देख लेते हैं. मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग नहीं है. मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें हम कोर आइडियाज बोलते हैं. ठीक है, तो अभी एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं हम. ठीक है, जैसे कस्टमर ओरिएंटेशन है. इसका मतलब है कंपनी का पूरा फोकस कस्टमर की नीड्स, वांट्स और एक्सपेक्टेशंस को समझने पर होना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना. ठीक है, तो बिजनेस डिसीजंस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जाते हैं, नॉट फ्रॉम कंपनीज कन्वीनियंस. ठीक है, अगली चीज कोर आइडियाज में वी हैव वैल्यू क्रिएशन. मतलब कस्टमर तभी हैप्पी होगा जब उसको और उसकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करने वाली कोई वैल्यू मिले. मतलब वैल्यू हियर इज इक्वल्स टू बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट. ठीक है, तो अगर बेनिफिट ज्यादा और कॉस्ट कम तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड होगा. ठीक है, फिर एक्सचेंज प्रोसेस. मतलब मार्केटिंग का बेस कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज. यहाँ कस्टमर कुछ देता है जैसे कि मनी, टाइम, अटेंशन, और बदले में कुछ लेता है जैसे कि प्रोडक्ट या सर्विसेज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव सेटिस्फैक्शन एंड रिलेशन बिल्डिंग. तो मॉडर्न मार्केटिंग का फोकस सिर्फ एक बार सेल पे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करने का है. ठीक है, जैसे इसके लिए बहुत सारे टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं, लॉयल्टी कार्ड्स, डिस्काउंट्स, पर्सनलाइजेशन. ठीक है, एंड एक्सेट्रा. ठीक है, इसके अलावा भी और कई सारे कोर आइडियाज हो सकते हैं किसी बिजनेस के. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. हेयर आई मेंशन सम अदर की पॉइंटर्स आल्सो इन दिस चार्ट, तो आप इसको भी देखिएगा जरूर. I hope you're sitting with a pen and paper, and please make the notes whatever we are doing in this class. That will benefit you for sure. You'll be able to revise these topics again and again, which will help you to retain them, efficiently for your exams preparation, and you'll be able to use these things when when you have learned things clearly. आप इनको एग्जाम में जो है अच्छे से याद रख पाएंगे, जिसकी वजह से आप किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो. इसलिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है कंसेप्ट्स की, और क्लैरिटी के लिए आपको जरूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको लिखिए, नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला टॉपिक है हमारा मार्केटिंग अप्रोचेस. ठीक है, तो इतने टाइम से जब से मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आया है, मार्केटिंग अप्रोचेस भी जो है ना उसका इवैल्यूएशन होता जा रहा है. तो जो सबसे पहला अप्रोच देखा गया था वो था आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. ये फोकस करता है मैन्युफैक्चरिंग पे. ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे इतनी एफिशिएंसी बढ़ानी है कि आपका कॉस्ट लो हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे जो गोल है वो फर्म का वो ये रहता है कि आप बहुत ज्यादा अवेलेबल करा दो अपना प्रोडक्ट और बहुत ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल अटेन कर लो कि आपका प्रोडक्ट इवेंचुअली सस्ता हो जाए और लोग उसको खरीदें. ठीक है, तो यहाँ पे अजम्पशन ये है कि कंज्यूमर जो है वो अफोर्डेबल गुड को फेवर करेगा, इसलिए जो आपका प्रोडक्ट है वो इजीली बिक जाएगा अगर वो इजीली अवेलेबल होएगा तो कम रेट पे. ठीक है, अगला है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जो फोकस करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस, इनोवेशन और फीचर्स पे रादर देन मैसिव प्रोडक्शन. ठीक है, यहाँ पे गोल ये है कि हम प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली जो है वो इम्प्रूव करते रहेंगे, और हम ये अज्यूम करते हैं कि कस्टमर जो है वो अच्छे प्रोडक्ट को फेवर करता है, अच्छी क्वालिटी चाहता है. ठीक है, उसके बाद एक अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो है सेलिंग कॉन्सेप्ट. ये बोलता है कि अग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशन से कैसा भी प्रोडक्ट जो है वो बिक सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो गोल होता है वो सेल को जनरेट करना होता है. ठीक है, मतलब आप सेल्स
बढ़ाओगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और उससे ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कस्टमर जो है अगर आप उनको ज्यादा परसुएट नहीं करोगे किसी भी चीज खरीदने के लिए तो वो वैसे भी नहीं खरीदेंगे, वेदर इट इज अफोर्डेबल और गुड इन प्रोडक्ट और वट, ठीक है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपका पूरा फोकस जो है वो सेलिंग पे होना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारे पास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट सेलिंग हमको कस्टमर की नीड्स और वांट्स पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे गोल ये है कि हम सुपीरियर वैल्यू या सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें कंज्यूमर को, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है और सर्विसेज जो है वो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर जो है वो लेंगे, बिकॉज दिल बी सेटिस्फाइड विद वट एवर वी आर ऑफरिंग, ठीक है। यहाँ पे ये अज्यूम करती है फर्म की जो सक्सेस है वो आएगी आपको एक टारगेट मार्केट को इफेक्टिवली कैप्चर करने से, जहां आप उसकी नीड्स और वांट्स के प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करा पा रहे हैं। और आखिरी में जो आपका न्यूएस्ट अप्रोच है वो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम कस्टमर की वांट, कंपनी की रिक्वायरमेंट और लॉन्ग टर्म सोसाइटल वेलफेयर सबको देख के चलते हैं। यहाँ पे जो गोल है वो सस्टेनेबिलिटी का है, मतलब आपका जो फर्म या बिजनेस है आप उसको लॉन्ग रन तक सस्टेन कर पाए, और रिस्पॉन्सिबल वैल्यू क्रिएशन, मतलब आप कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएशन तो करें ही बट इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर विच बेनिफिट सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे अजम्पशन ये होता है कि मार्केटिंग डिसीजंस जो हैं आपके वो सोसाइटी के वेल बीइंग को देखकर रखे गए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। वी हैव मार्केटिंग चैनल्स, ठीक है। तो जो भी आप पाथ या रूट डिसाइड करते हैं अपने गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने का, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं, ठीक है। अब ये मेनली 3-4 टाइप के होते हैं। उसमें पहला होता है आपका डायरेक्ट चैनल, मतलब जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को अपने गुड्स बेच रहा है, मतलब कोई बेकरी किसी का है वो डायरेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं केक्स वगैरह और वो सीधे कंज्यूमर्स को सेल कर रहे हैं, तो उसको हम जीरो लेवल बोलते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास इनडायरेक्ट लेवल, ठीक है। आई हैव अ चार्ट फर्दर, उसमें हम ये सब डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास है फंक्शंस ऑफ चैनल्स, ठीक है, कि ये जो चैनल्स हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं। पहला तो यही है बाइंग सेलिंग, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज भी, क्योंकि जब मल्टीपल लोग आ जाते हैं इन बिटवीन तो नॉट ओनली यू विल जस्ट एंड अप सेलिंग द गुड इन जस्ट एट द वेरी फर्स्ट गो, समटाइम्स यू आर आल्सो सपोज्ड टू लाइक transport it from one person to another and one component to another in the cycle, and also at the same time you are supposed to maintain and create storage facilities because every single unit will not be sold in one day, okay. So in this longer processes you're required to have good storage option also. देन फाइनेंसिंग एंड रिस्क बेयरिंग। अब ये पूरे टाइम पे जब आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं तो आप रिस्क बेयरिंग, मतलब कि कहीं वो डेड स्टॉक ना हो जाए, कहीं उस स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं हो जाए, ये सारी रिस्क बेयरिंग भी आपको करनी पड़ेगी, और फाइनेंसिंग भी टू बी एबल टू बाय एंड सेल गुड्स, ठीक है। और फिर लास्टली मार्केट इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑल्सो कम्स इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल समहाउ, बिकॉज जब आप एक चैनल से दूसरे पे जाएंगे, एक कंपोनेंट से दूसरे पे जाएंगे तो आपको इंफॉर्मेशन और प्रमोशन फ्लो करना पड़ेगा, सो दैट यू बी एबल टू क्रिएट लिंक बिटवीन एवरी कंपोनेंट इन दीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा एक हम फ्लो चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्केच करके अपने लिए अपने आप को समझाने के लिए अपने नोटबुक में बनाइएगा, और अगर नहीं तो प्लीज स्क्रीनशॉट तो एटलीस्ट लीजिए, सो दैट यू कैन कम बैक टू दिस एंड रिवाइज दीज थिंग्स। और इन्फोग्राफिक्स ऐसे बनाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि आपको ये लंबे टाइम तक याद रह पाए, ठीक है। चलिए, तो आपका जो जीरो लेवल है वो प्रोड्यूसर है, और आप बीच में किसी भी मीडियम के थ्रू अपना खुद का स्टोर खोल के, डायरेक्ट सेल फोर्स करके, मेल ऑर्डर से या ई कॉमर्स वेबसाइट से सीधे कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं, तो वो आपका डायरेक्ट लेवल हो गया, ठीक है। लेवल 1 हो जाता है कि एक प्रोड्यूसर है वो रिटेलर को दे रहा है, और रिटेलर आपके कुछ भी हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट एक्सेट्रा, और वहां से कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। लेवल 2 में होलसेलर आ जाता है, ठीक है। होलसेलर आपके रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और बल्क बायर्स हो जाएंगे, ठीक है। और फिर अगेन रिटेलर एंड कंज्यूमर। थर्ड लेवल में आपका एजेंट या ब्रोकर आ जाएगा, बेसिकली जो सेल्स एजेंट हो या फिर मैन्युफैक्चरर्स उसकी जगह पे मैन्युफैक्चरर का रिप्रेजेंटेटिव कोई हो, वो भी एजेंट या ब्रोकर हो सकता है, या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ब्रोकर। और फिर उसके बाद अगेन होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। तो ये आपका थर्ड लेवल हो जाएगा। ये आपका जो है डायरेक्ट बिजनेसेस जो कंज्यूमर को मीट करते हैं उनके लिए हो गया ये मॉडल, ठीक है। और उसके अलावा अगर B2B है, मतलब आप बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले बिजनेस
बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे और फिर वो जो है वो बिजनेस कस्टमर्स को दे देंगे आपका प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन उसमें भी आप एजेंट एंड देन B2B सेल्स एजेंट एंड देन बिजनेस कस्टमर को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट एरोज हैं ये दिखा रहे हैं डायरेक्ट फ्लो ऑफ गुड, लेकिन ये जो डॉटेड एरोज हैं ये आपको दिखा रहे हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पेमेंट। मतलब हर जगह आप जो है वो गुड्स तो भेजेंगे ही भेजेंगे, उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन और पेमेंट भी इसी मैनर में फ्लो होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let's talk about marketing mix. So marketing, when we spoke earlier, it's not just about advertising or putting the goods anywhere, but it is about the holistic, proper management of whatever you're producing and how it reaches to consumer. और उसके लिए marketing mix जो है ना वो 4 elements से मिलके बनता है for products specifically. Obviously there's like many changes and variation into these, but first is your product, ठीक है। तो प्रोडक्ट मतलब कि आप लोगों को क्या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें की डिसीजंस आपको लेने होते हैं कि उसके फीचर्स क्या होंगे, क्वालिटी क्या होगी, डिजाइन क्या होगी, ब्रांड क्या होगा, पैकेज क्या होगा, ठीक है। फिर प्राइस मतलब आप क्या चार्ज करेंगे उस प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, डिस्काउंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेट्रा आ जाएंगी, ठीक है। फिर प्लेस मतलब आपको जो अपना प्रोडक्ट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप जो अपना कंज्यूमर बेस है उस तक अपना प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएंगे, इसकी बात हम प्लेस में करते हैं। तो इसके अंदर चैनल्स, लॉजिस्टिक्स, कवरेज, ये सारी चीजें आ जाएंगी। देन वी हैव प्रमोशन। प्रमोशन मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस, लोगों को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कैसे करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों तक कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इसको प्रमोशन बोलते हैं। प्रमोशन के अंदर मेनली 4 कंपोनेंट्स आते हैं। पहले आपका एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन, PR एंड पर्सनल सेलिंग। लेकिन अगर यही ये हम 4 P's की बात करें सर्विस इंडस्ट्री में, तो वो 4 P's की जगह 7 P's हो जाता है, जहाँ पे पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस भी इन्वॉल्व होता है। when we'll discuss सर्विस मार्केटिंग, तब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आप देख लेते हैं स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। बेसिकली जो हमारा जो मार्केटिंग है या कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को रन करने का जो पूरा प्रोसेस है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है। तो प्लानिंग इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, कैपेबिलिटीज एंड चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। मतलब बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करना जहाँ पे आप जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, कैपेबिलिटीज को और जो चेंजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज है उसको सीज कर पाए, ठीक है। तो उसको हम स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग बोलते हैं। अभी इसमें कुछ स्टेप्स हैं, चलिए हम देखते हैं उसको। स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग जो है उसमें ये सारी स्टेप्स आती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सिचुएशन को एनालाइज करने से, ठीक है। यहाँ पे हम मार्केट की रिसर्च करेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट इज बेसिकली योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे कि हम इसी इंडस्ट्री में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। फिर कस्टमर इंसाइट्स मतलब व्हाट कस्टमर्स आर गिविंग यू इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट टू ब्रिंग फॉर देम, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सेट मार्केटिंग, मतलब नेक्स्ट जो यहाँ पे स्टेप है वो है सेटिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब हमको इस मार्केट में कहाँ तक जाना है, हमारे गोल्स क्या है, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको किस मॉनेटरी फिगर के लिए काम करना है, हमारे मार्केटिंग गोल्स क्या है, हम ये सारी चीजें सेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बनाने की कोशिश करेंगे कि मतलब हमारे जो गोल्स हैं हम वहां तक पहुंचे कैसे, ठीक है। तो उसमें पहले हम STP देखेंगे। STP इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। तो सेगमेंटेशन बेसिकली आप किस मार्केट सेगमेंट को जो है अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ठीक है। फिर टारगेट मार्केट क्या है, आप ये गुड्स और सर्विसेज कहाँ पे जाके लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद आप जिस भी मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं उसको वहां उन लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसे, उसको पोजिशनिंग बोलते हैं। अभी हम ये और डीप में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आप अपने जो मार्केटिंग मिक्स है उसके डिसीजन लेंगे कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइस क्या होगी, प्लेस क्या होगी और आप इसको प्रमोट कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपने सब डिसाइड कर लिया तो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ जाएगा। आप एक एक्शन प्लान डेवलप करेंगे, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, बजट, स्टाफ एक्सेट्रा, ठीक है। और आप जो भी इनिशियली स्टार्ट करेंगे उसको यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे आ जाएंगे, ठीक है। और स्टार्ट करने के बाद आप इवेल्युएट करेंगे, आप अपने मॉनिटर को जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसके वर्सेस में आपके जो रिजल्ट है आप उसको मेजर करेंगे, आप अपनी परफॉर्मेंसेस को मेजर करेंगे, ठीक है। इफ दैट इज गोइंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, वेल एंड गुड, अदरवाइज यू विल टेक करेक्टिव मेजर, ठीक है। और उसके बाद आप फीडबैक लेंगे एंड
एंड देन यू विल रीडू द होल थिंग, बिकॉज बिजनेस जो है इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड सो इज द स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस. फीडबैक जो है इसका एक लूप चलता जाएगा एंड ऑल दीज स्टेप्स विल रीअकर. ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा. अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो प्लीज एटलीस्ट पुट एन एफर्ट टेकिंग स्क्रीनशॉट. इन स्टेप्स को याद रखिएगा क्योंकि ये आपको कई तरीके से पूछे जा सकते हैं. मैच द फॉलोइंग में, असर्शन रीजनिंग में, सीक्वेंसिंग में. सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन पिछले कुछ साइकिल में देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप एक भी स्टेप में थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं तो ऑप्शंस ऐसे बनाए जाते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन गलत चला जाता है. और उसको करेक्ट करने का बस एक ही तरीका है कि जितने भी स्टेप्स आप पढ़ रहे हैं प्लीज उनको लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए सो दैट आप एग्जामिनेशन डे पे कंफ्यूज ना हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो अब मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग को थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. हमने अभी पिछले स्टेप्स में देखा दैट इज द पार्ट ऑफ इंटायर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग. ठीक है, तो बेसिकली सेगमेंटेशन इज dividing the market into smaller groups with similar needs. तो बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है पूरे मार्केट को छोटे छोटे होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करना बेस्ड ऑन सिमिलर नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर. मतलब कि अगर मैं बोलूँ आपको, कोलगेट अपने कस्टमर्स को लाइफस्टाइल, एज और नीड्स के बेसिस पर डिवाइड करता है. ठीक है, जैसे किड्स के लिए टूथपेस्ट अलग होएगा, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप को सेगमेंट किया हुआ है. ठीक है, और सेंसिटिविटी टूथपेस्ट फॉर लाइक ओल्डर पीपल एंड जिनको सेंसिटिविटी प्रॉब्लम है, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं जिनके बेसिस पे आप जो है मार्केट को ग्रुप कर सकते हैं, होमोजेनियस डिवाइड कर सकते हैं होमोजेनियस ग्रुप के अंदर. तो पहला आपका डेमोग्राफिक, मतलब लोगों की एज क्या है, जेंडर क्या है, इनकम क्या है. ठीक है, बेसिकली बेसिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, फिर ज्योग्राफिक, मतलब कि कौन कैसे रीजन, क्लाइमेट, कंट्री, सिटी में रहता है उस हिसाब से. ठीक है, साइकोग्राफिक मींस उनकी लाइफस्टाइल या पर्सनालिटी क्या है, उनके हिसाब से आप प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. और फिर बिहेवियरल, मतलब कि लोग किस तरीके के हैं, मतलब उनका यूसेज रेट क्या है, क्या वो आपके प्रोडक्ट को मल्टीपल्स टाइम यूज करेंगे या वन टाइम यूजर होंगे. ठीक है, और बेसिकली वो कितने लॉयल होंगे आपके प्रोडक्ट के लिए, ये भी एक तरीके का मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो हो सकता है. मतलब जो एफएमसीजी गुड्स होते हैं जैसे बिस्किट्स हो गए, इसमें जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं इनमें ज्यादा लॉयल्टी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, बिकॉज एज अ कंज्यूमर यू लाइक टू एक्सप्लोर. तो कुछ भी मार्केट में नया आएगा आप शिफ्ट कर लेंगे. लेकिन जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो जिसमें आप कोई भी कंज्यूमर जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेगा बहुत सोच के, तो वहाँ पे लॉयल्टी बहुत मैटर करती है. बिकॉज अगर वो किसी प्रीवियस ब्रांड के पास ऑलरेडी एक्सपोज्ड है उस ब्रांड से, तो दे आर मोर लाइकली टू प्रेफर दैट एज कम्पेयर टू द अनदर ब्रांड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास सैमसंग के डिवाइसेस हैं, फोन है, टैब है, कुछ भी है, तो टीवी में लेने जाऊंगी तो आई प्रेफर सैमसंग बिकॉज आई एम यूज्ड टू दैट ब्रांड. ठीक है, तो इसको बिहेवियरल सेगमेंटेशन बोलते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम टारगेटिंग पे. तो सेगमेंटेशन के बाद कंपनी डिसाइड करती है कि कौन सा सेगमेंट उसके लिए बेस्ट है, जिसको तुम टारगेट मार्केट कहते हो. ठीक है, तो बेसिकली कंपनी चेक करती है साइज कितना है, प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है उस मार्केट में, कंपटीशन का लेवल क्या है, और फिर डिसाइड करती है कि कौन से सेगमेंट को सर्व करना है. ठीक है, एग्जाम्पल एप्पल मेनली जो है वो प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करती है. ठीक है, चलिए अब इसमें भी स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं आपकी, अनडिफरेंशिएटेड, जहाँ पे आप जो है वो बहुत बाइफर्केशन नहीं कर रहे हैं और आप एक पूरे मास मार्केट को टारगेट करते हुए चल रहे हैं. ठीक है, जैसे किटकैट हो गया. अब उसमें ऐसा नहीं है कि ओनली किड्स आर द कंज्यूमर ऑफ किटकैट, बट every that is like a basic thing, probably will majority of the people will end up buying because of their taste and quality. चलिए नेक्स्ट वी हैव डिफरेंशिएटेड, मतलब आप बिल्कुल सेगमेंट कर दे रहे हैं. जैसे अभी मैंने कोलगेट का एग्जांपल दिया था आपको सेगमेंटेशन पे, कि आप एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारे सेक्स निकाल दे रहे हैं, जो सेक्ट मतलब अलग अलग सेक्टर कर दे रहे हैं, जो अलग अलग ग्रुप को केटर कर रहा है. और फिर है बिल्कुल कंसंट्रेटेड, कि मतलब आप सिर्फ एक पर्टिकुलर नीश के लिए काम करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर सब ग्रुप के लिए काम करना चाहते हैं. यहाँ पे आपका मार्केट साइज जो है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपका जो कस्टमर बेस है वो लॉयल होगा और प्रॉफिटेबल होगा, रिस्पॉन्सिव होगा आपके प्रोडक्ट के लिए. ठीक है, चलिए अब पोजिशनिंग की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो टारगेट मार्केट सेलेक्ट करने के बाद कंपनी को डिसाइड करना होता है कि कस्टमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट्स की यूनिक इमेज कैसे क्रिएट करें.
ठीक है, यही प्रोसेस पोजिशनिंग है। ब्रांड अपनी यूनिक वैल्यू, फीचर्स या बेनिफिट्स हाईलाइट करता है ताकि कस्टमर उसे कॉम्पिटिटर से अलग समझे। ठीक है, अब जैसे वॉल्वो की पोजिशनिंग जो है वो सेफ्टी के लिए, कि लोग वॉल्वो जो है वो इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज दैट इज सेफ। ठीक है, ऐसे नाइकी की पोजिशनिंग जो है वो परफॉर्मेंस और मोटिवेशन के लिए है। ठीक है, जैसे उसमें उनका जो लोगो भी है, टैगलाइन भी है, जस्ट डू इट। ठीक है, तो वहां पे परफॉर्मेंस के साथ जस्ट गिव्स यू सम सेंस ऑफ मोटिवेशन, तो उससे लोग जो है वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो सेगमेंटेशन, मार्केट को डिवाइड करना, टारगेटिंग, बेस्ट सेगमेंट चूज करना, और पोजिशनिंग, कस्टमर के माइंड में यूनिक आइडेंटिटी बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी रखा है कॉफी का, जैसे अभी मैंने आपको समझाया। तो पहले मैं सेगमेंट कर लूंगी कि किस किस तरीके के जो हैं वो लोग हैं जो कॉफी प्रेफर करेंगे। जैसे सेगमेंट ए जो है वो प्राइस सेंसिटिव है, सेगमेंट बी जो है उनको ऑन द गो एक्सेस चाहिए बिकॉज दे आर लाइक बिजी पीपल, एंड सेगमेंट सी जो है जिनको प्रीमियम टेस्ट चाहिए, आर्टिजनल कॉफी चाहिए, दे आर लाइक नॉट ऑन द गो काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये सेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, अब इस सेगमेंट से मैं एक पर्टिकुलर सेट को चूज करूंगी जिनको मैं सर्व करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना सेगमेंट सी चूज किया, जहाँ पे मैं फोकस कर रही हूँ क्वालिटी एंथुजियास्ट ग्रुप पे, जिनको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो ये मार्केट टारगेटिंग हो गया। ठीक है, अब पोजिशनिंग क्या है, मैं अपना ब्रांड कैसे क्यूरेट करूं कि मैं उन लोगों के आगे कॉम्पिटिटर्स के अलावा अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना पाऊं, जिससे वो मेरे ब्रांड पे और मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेने के लिए एक्साइटेड हो। तो उसको हम मार्केट पोजिशनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग अ यूनिक प्रीमियम इमेज इन द माइंड्स ऑफ द टारगेट कस्टमर। तो यहाँ पे क्रिएटिंग यूनिक प्रीमियम इमेज के लिए जो भी स्टेप्स हम लेंगे और अपने कंज्यूमर बेस को सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएंगे, उसको मार्केट पोजिशनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये सारे स्टेप्स फॉलो करने से होता क्या है, you'll be able to have a defined market niche and a compelling differentiated value proposition as compared to a large mass ऑडियंस, जहाँ पे आपके सक्सेस रेट कम हो जाते हैं। ऐसा करने से आप जो है अपने बिजनेस में सक्सीड करने के चांसेस को बढ़ा लेते हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द ग्रुप यू आर केटरिंग टू एंड यू विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रोडक्ट डिसीजन पे। ठीक है, तो हमारा पहला मार्केटिंग मिक्स का जो एलिमेंट है वो प्रोडक्ट डिसीजन है। मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी आप ऑफर कर रहे हो उससे कंज्यूमर की जो नीड्स और वांट है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रोडक्ट बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे टैंजेबल गुड्स जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, और एनीथिंग विच यू कैन लाइक बाय और यूज एज अ प्रोडक्ट, दैट इज योर टैंजेबल गुड। सर्विसेज जो है वो इनटैंजेबल होती हैं, आप उनको एट दैट मोमेंट फील कर सकते हैं, but there's nothing as a product or commodity which actually exists. ठीक है, उसके अलावा literally you can sell your ideas and all of that, that is also part of your product. ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्ट लाइन क्या होता है। ठीक है, जब एक रिलेटेड ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट को आप मार्केट करते हैं एक सिंगल ब्रांड के अंदर, तो उसको प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। जैसे कोलगेट के पास बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, हर्बल, टोटल, सेंसिटिव, एक्सेट्रा, व्हाटएवर व्हाटएवर, तो ये सब क्या है, उनकी प्रोडक्ट लाइन है। ठीक है, अब प्रोडक्ट मिक्स की बात कर लेते हैं। एक कंपनी जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है उसको हम प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ डायमेंशंस भी होते हैं, एक बार हम फ्लो चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। तो एक प्रोडक्ट, ये कंपनी है। ठीक है, अब उसके पास प्रोडक्ट लाइन है, मतलब कि एक एक बेवरेज है। ठीक है, ये उनका एक प्रोडक्ट लाइन है, तो उसमें वो सोडा बेच रहे हैं, जूस बेच रहे हैं, वाटर बेच रहे हैं, ये पूरा जो है ना ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, इसको हम प्रोडक्ट लाइन बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब उनका दूसरा प्रोडक्ट लाइन भी है। ठीक है, जिसमें वो स्नैक्स बेच रहे हैं, चिप्स, नट्स एक्सेट्रा, तो ये एक दूसरा प्रोडक्ट लाइन हो गया। फिर एक तीसरा भी प्रोडक्ट है जहाँ पे वो डिटर्जेंट्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं इसको हम प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस आ जाती हैं। अब जितनी बेसिकली नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, आपके पास कितनी प्रोडक्ट लाइंस हैं उनको हम विथ बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स विथ बोलते हैं। ठीक है, और हर लाइन के अंदर कितने ज्यादा वेरिएशंस है और वर्जन्स हैं उसको हम डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, और बेसिकली आपके
टोटल नंबर ऑफ आइटम एक मिक्स के अंदर कितने, उसको हम लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोडक्ट मिक्स के डायमेंशन समझ में आए होंगे, ठीक है। और इन प्रोडक्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं, ठीक है। इन इन आपस में प्रोडक्ट लाइन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, जैसे प्रोडक्ट ए और बी जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, रिलेटेड है, लेकिन सी इतना ज्यादा नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स की कंसिस्टेंसी। आई होप आपको सारे डायमेंशंस समझ में आए होंगे प्रोडक्ट मिक्स के। ये बिल्कुल मैच द फॉलोइंग या ऐसी जगह पे आ सकते हैं, तो इसलिए हैविंग क्लैरिटी बिटवीन ऑल दीज थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे गेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो, क्योंकि हर ऑप्शन जो है वो एक दूसरे का आंसर लगता है। तो प्लीज लिखिएगा वन लाइनर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, एंड इफ नॉट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट्स। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जो बताता है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आकर कैसे ग्रो होता है, कब मैच्योर होता है और फिर कैसे डिक्लाइन होता है। जैसे ह्यूमन लाइफ स्टेजेस होती हैं, वैसे ही प्रोडक्ट की भी लाइफ स्टेजेस होती हैं, ठीक है। और इसमें मेनली 4 मेन स्टेजेस आती हैं। पहला है आपका इंट्रोडक्शन स्टेज, मतलब प्रोडक्ट मार्केट में नया होता है, अवेयरनेस कम होती है, सेल्स जो है वो स्लो होती है, प्रमोशन ज्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पे वो ज्यादा होएगा और आप जो है प्रॉफिट ज्यादा गेन नहीं कर पाएंगे, नेगेटिव ही रहेंगे आपके प्रॉफिट्स, ठीक है। फिर अगली स्टेज आती है आपकी ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने लगते हैं, सेल्स जो है वो आपकी फास्ट इंक्रीज होती है, ठीक है, और प्रॉफिट्स इंप्रूव होते हैं, ठीक है। और कंपटीशन मार्केट में एंटर हो जाता है इस मोमेंट ऑफ टाइम तक, ठीक है। अब अगली स्टेज जो है आपकी वो है मेच्योरिटी, मतलब यहाँ पे जो आपकी सेल है वो पीक पे होती है, क्योंकि मैक्सिमम आपके लोगों को अवेयरनेस चली जा चुकी होती है, एंड नाउ दे एक्सपेक्टिंग एक्सेप्टिंग योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी सेल्स जो है वो पीक पे होती है, प्रॉफिट भी अच्छे खासे स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका कॉम्पिटिशन है वो मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए मेच्योरिटी पे आप अपना पोजिशन जो है वो डिफेंड कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, ठीक है। और बेसिकली कंपनीज जो है वो ब्रांडिंग, फीचर्स और डिस्काउंट्स पर फोकस करती हैं, ताकि वो अपनी सेल्स जो है वो और बढ़ा पाए और अपनी एग्जिस्टेंस जो है उसको थोड़ा टाइम तक और स्ट्रेच कर पाए, ठीक है। फिर आता है आपका डिक्लाइन स्टेज, जहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट दोनों गिरने लगते हैं, ठीक है। कस्टमर की प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो जाती है, या बेटर ऑल्टरनेटिव जो है वो मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है। कंपनी अब इस स्टेज पे जो प्रोडक्ट है उसको डिसकंटिन्यू कर देती है, और अगर डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहती तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन या फिर एडवांसमेंट या इनोवेशन लेके आती है, ठीक है। और या फिर एक पर्टिकुलर नीश मार्केट पे शिफ्ट करती है, ठीक है, जहाँ पे अब वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको वापस से इंट्रोडक्टरी फेज के थ्रू मार्केट में इंट्रोड्यूस करा सके, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं तो ये बेसिकली ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ये हेल्प करता है राइट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में। आप जिस भी स्टेज में एग्जिस्ट कर रहे होते हो, आप उस टाइम पे जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। इसलिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है थ्योरी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू एंटर एनी काइंड ऑफ मार्केट, व्हाटएवर प्रोडक्ट और सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग। दिस विल give you a hint on when to enter and when to leave and when you're supposed to redo the whole thing, okay। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होती हैं, और बेसिकली हर स्टेज में आप एज अ प्रोडक्ट डेवलपर क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में लाना चाहते हैं तो जो सबसे पहली स्टेप है वो है आपकी आइडिया जनरेशन की, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज के बारे में ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, सोचेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, ठीक है। और आप बहुत वेरियस सोर्सेज है, कस्टमर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, एम्प्लॉयज है, इन सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा देखते हुए कुछ ना कुछ आइडिया जनरेट करने की कोशिश करेंगे। जब आपने आइडिया जनरेट कर लिया तो अब आप उस आइडिया की स्क्रीनिंग करेंगे, मतलब आप इवेल्युएट करेंगे अपने जितने भी आइडियाज हैं उसमें से आपको जो बेस्ट लगता है, आप उसमें से जो फिल्टर करना चाहते हैं वो कर लेंगे, जो भी आपकी ज़रूरत है या जो भी मार्केट के पोटेंशियल या कंपनी के गोल के हिसाब से फिट बैठ रहा है उसको स्क्रीन करके जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जो भी आइडिया आपने सेलेक्ट किया है उसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग होगा, ठीक है। मतलब आप अपने आइडिया को रिफाइन करेंगे, उसको और डिटेल्ड में जो है वो ब्रीफ करेंगे, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ पे आप डिजाइन करेंगे, और टेस्टिंग के लिए जो है वो टारगेट कस्टमर से अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करके अपने टारगेट कस्टमर से फीडबैक या वैलिडेशन लेने की कोशिश करेंगे कि जस्ट इन केस जो भी आपने सोचा है वो मार्केट में आया तो विल इट बी एबल टू वर्क और नॉट, ठीक है। फिर आपका जब आप प्रोडक्ट
या सर्विसेज से सेटिस्फाइड होंगे, तो आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है उसको डेवलप करेंगे, ठीक है। आपकी जो भी इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी, जहाँ पे आप आपका टारगेट मार्केट क्या है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या होगी, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, आप ये सब डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद आप एक बिजनेस एनालिसिस करेंगे। आप असेस करेंगे कि आप प्रोडक्ट को फाइनेंशियली कितना जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी सेल्स क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, और प्रॉफिट आप उसमें से कितना प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, एस्टिमेट करना चाहते हैं, ठीक है। और बिजनेस का पोटेंशियल क्या रहेगा अगर आप ये पर्टिकुलर आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर आप एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आएंगे, ठीक है। आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं आप उसको जो है क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो टेंजिबल प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो और अगर सर्विसेज हो तो उसको रेंडर करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब इस मोमेंट पे आप जो है पहले प्रोटोटाइप बनाएंगे, नॉट द इंटायर थिंग एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, ठीक है, क्योंकि आप अगले स्टेप में उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। आप अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग प्रोग्राम के थ्रू रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग में बेचने की कोशिश करेंगे, और आप उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप इवेंचुअली पूरा डेवलप करने के बाद बेचते, ठीक है। तो आप टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, बेसिकली आपने जो भी प्रोटोटाइप प्रोडक्ट बनाया है उसको लोगों के बीच में लेके जाएंगे और देखेंगे कि उनका एक्सेप्टेंस रेट क्या है और विल इट बी एबल टू वर्क इन द मार्केट और नॉट, ठीक है। और प्रोटोटाइप टेस्टिंग के बाद आप कमर्शियलाइजेशन करेंगे, मतलब फिर आप उसको फुल स्केल में लॉन्च कर देंगे, आप उसका प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ा देंगे, और आप जो अपना फाइनल मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं जब भी आप कोई नई चीज मार्केट में एंटर कर रहे हैं उसके लिए, और इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज 8 स्टेप्स। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, प्लीज आप इनके नोट्स बनाइएगा, इफ नॉट प्लीज कंसिडर टेकिंग स्क्रीनशॉट, आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। अब लास्टली, दिस इज एन इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब आप एक स्टेप का काम कंप्लीट करेंगे तभी जो है आप वो अगले स्टेप पे जा पाएंगे, और एक एक स्टेप को जो कंप्लीट करने के बाद जब आप फाइनल पहुंचेंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो डन होगा, और फिर आप यहाँ से फीडबैक उठा के वापस किसी नए प्रोडक्ट के लिए या सेम प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। So here feedback loops between stages allow for refinement and adjustment to ensure product successes, ठीक है। हर स्टेप के बाद you are supposed to take feedback and add into whatever you're making so that you end up making something which will be able to satisfy consumers need and want, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं प्राइसिंग डिसीजन क्या है। तो ये हमारे मार्केटिंग मिक्स का दूसरा कंपोनेंट है। प्राइसिंग डिसीजन का मतलब है प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए राइट प्राइस डिसाइड करना। प्राइसिंग कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही डायरेक्टली रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करता है। प्राइस सेट करते वक्त कंपनी को कॉस्ट, कस्टमर वैल्यू, डिमांड और कंपटीशन जैसे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। ये वो फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। अब पहला आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितनी कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने, पैकेजिंग, स्टोरिंग और सेलिंग में लगती है, प्राइस उसी बेसिस पर सेट होता है। मतलब अगर आपकी कॉस्ट जो है किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा ही होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। फिर आपका है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मतलब आपका जो बिजनेस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। मतलब कंपनी के गोल्स प्राइस को अफेक्ट करते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो आप हायर एंड पे जाएंगे। अगर मार्केट पेनेट्रेशन है, आप मतलब कि बहुत इनिशियल प्राइस रख के मार्केट, लार्ज मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं तो वहाँ पे लेस प्राइसिंग होगी। अगर आप सर्वाइवल पे हैं तो ऑब्वियसली आप एकदम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पे जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज है आपका, ठीक है। तो आप उस मोमेंट पे लो प्राइस रखेंगे सो दैट आप जो है वो लार्ज कस्टमर बेस को केटर कर पाए या उनको कैप्चर कर पाए। ग्रोथ के टाइम पे आप स्टेबल प्राइस रख देंगे, क्योंकि ग्रोइंग जब प्रोडक्ट होता है तो यूजुअली जो है आपकी सेल्स इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, तो उस टाइम अगर प्राइस आपके स्टेबल भी होंगे और जो भी ऑप्टिमम है उस लेवल पे भी होंगे तो भी कंज्यूमर खरीदेंगे। लेकिन अगर मेच्योरिटी और डिक्लाइन है तो आप डिस्काउंट्स लगाएं या क्लियरिंग प्राइस लगाएं सो दैट जो आपका प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से बिक पाए, डेड स्टॉक ना बचे, ठीक है।
फिर प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपको यू आर सपोज टू डिसाइड प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट में अफेक्ट अनदर, मतलब कि आप बेसिकली आपके जितने भी प्रोडक्ट मिक्स हैं और उनका जो रेंज प्राइस चलता हुआ आ रहा है, उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वगैरह है, उस सिमिलर मैनर में ही आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा, सो दैट इट डजंट स्टैंड्स एज ऑड वन आउट, और लोगों को जो है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल सके कंसिडरिंग वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट मिक्स। ओके, फिर एक कंपनी की इमेज और ब्रांड वैल्यू, ठीक है, मतलब अगर ब्रांड स्ट्रांग है तो कंपनी हायर प्राइजेस चार्ज कर सकती है, जैसे एप्पल, नाइकी। लेकिन अगर आप न्यू कमर हैं तो अगर आप उस रेट पे अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज देंगे तो शायद आपको मार्केट में एग्जिस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है। ये बेसिकली वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी के कंट्रोल के बाहर होते हैं लेकिन प्राइस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, तो प्राइस सेट करते वक्त कंपनी को इनको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट है हमारा मार्केट डिमांड, मतलब अगर डिमांड हाई है तो प्राइस इंक्रीज हो सकता है, और अगर डिमांड लो है तो प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए कंपटीशन, मतलब कॉम्पिटिटर्स का प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो भी है, ठीक है, वो जो उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपके कॉम्पिटिटर्स की है वो आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। मतलब अगर कॉम्पिटिटर्स लो प्राइस दे रहे हैं तो कंपनी को भी प्राइस एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, फिर आपका कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू, मतलब कस्टमर प्रोडक्ट को कितना वैल्यूएबल समझता है उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होता है। मतलब अगर हाई परसीव्ड वैल्यू है तो आप हाई प्राइस रख सकते हैं, whereas if the product is not that valuable तो consumer will not be able to give you a lot of money for those products। ठीक है, फिर आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, मतलब टैक्सेस, प्राइस कंट्रोल पॉलिसीज, लीगल रिस्ट्रिक्शंस प्राइसिंग डिसीजंस को लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब कि इन्फ्लेशन, रिसेशन, इंटरेस्ट रेट्स सब प्राइसिंग को इम्पैक्ट करते हैं। मतलब रिसेशन में लोग जो हैं वो बजट प्रोडक्ट्स प्रेफर करेंगे रादर देन समथिंग एक्सपेंसिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज, की कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी जो है आपको किस स्ट्रैटेजी को या कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो अपनानी चाहिए। तो पहला होता है आपका कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, तो ये ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी है जहाँ पे आप जो है एक फिक्स मार्जिन जो है प्रॉफिट का वो ऐड कर देते हैं जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है उसमें। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाया, आपको उस पर 10% प्रॉफिट बनाना है तो आप 110 का बेच देंगे, तो उसको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग बोलते हैं। फिर आपका डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, तो जो प्राइस है वो कंज्यूमर कितना हाउ मच कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट, उस हिसाब से जो है वो सेट होती है। मतलब कंज्यूमर किस हद तक आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसकी प्राइस क्या रखें। ठीक है, फिर कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग हो सकती है, मतलब आप थोड़ा सा स्लाइटली वेरी कर सकते हो कॉम्पिटिटर के प्राइस से, बट इट हैज टू फॉल समवेयर अराउंड द competitors pricing to be able to match that, so that the demand doesn't fall a lot for your product because of the availability of various competitive products in the market। फिर है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये बहुत ही लो प्राइस होती है मार्केट में एंटर करने के लिए जिससे आप बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है उसको गेन कर पाएँ। फिर आपका स्किमिंग प्राइसिंग, ये हाई प्राइस है, इनिशियली आप अपना कॉस्ट रिकवर कर लोगे और जैसे ही आप जो है वो प्रोडक्ट से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लो उसके बाद आप शायद उसका प्राइस जो है वो कम कर सकते हो क्योंकि जो आपका इनोवेशन है वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स में होता है जो हाईली इनोवेटिव है एंड यू ब्रिंगिंग समथिंग रियली न्यू टू द मार्केट, जिसके लिए जो आपके अर्ली लगाज होते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी अडेप्टर्स होते हैं वो इसको परचेज करेंगे। ठीक है, जैसे आईफोन हो गया वो स्किमिंग प्राइस पे आता है, मतलब पहले बहुत हाई प्राइस पे आएगा, लेटर दे माइट रिड्यूस इट क्योंकि तब तक वो टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो जाएगी और वो खुद कुछ नया इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, फिर है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, मतलब ऐसे प्राइस सेट करना जहाँ पे आप एक परसेप्शन दिखाओ कि ये जो है वो लोअर कॉस्ट है। मतलब 999 इज लेसर देन 1000, तो लोगों को देख के ऐसा लगता है कि ठीक है आई एम स्पेंडिंग विद इन 1000 सो इट्स डूएबल। ठीक है, तो इसको हम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंशियल प्राइसिंग, मतलब कि डिस्क्रिमिनेटरी, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्राइस जो है वो आप सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में जो है वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आपका जैसे समझ लेते हैं एक
कॉर्न, स्वीट कॉर्न का आपका मार्केट स्टॉल है, तो अगर वो आपने किसी नॉर्मल डे टू डे मार्केट के पास लगाया हुआ है तो वहाँ आप एक कप प्रॉबेबली 40 रुपीज़ का सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सेम सेटअप मॉल में है या ऐसी जगह पे है जहाँ पे जो कंज्यूमर बेस है, दे आर विलिंग टू पे मोर, वहाँ पे यू कैन चार्ज द सेम थिंग फॉर एज मच एज 100, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे आप सेम चीज़ 40 रुपये हाई प्राइस पे किसी और जगह पे बेच रहे हैं, तो आप सेम प्रोडक्ट अलग अलग मार्केट में डिफरेंट प्राइजेस पे बेचते हैं, तो उसको डिफरेंशियल प्राइसिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर अब प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, मतलब डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। अब जैसे कोलगेट ही है, उनके पास बहुत सारे डिफरेंट वर्जन है कोलगेट के, तो सबका प्राइस जो है वो अलग अलग है, ठीक है। फिर अब बंडल प्राइसिंग, मतलब आप एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कंबाइंड प्रोडक्ट को साथ में देके उनका एक बंडल प्राइस रखते हो। जैसे पेन के साथ एक 2 इंक का सेट फ्री आ रहा है जो भी है, तो उसको आप ऑफर प्राइस भी बोल सकते हो, कॉम्बो ऑफर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर आपका जोग्राफिकल प्राइसिंग, मतलब जो प्राइस है वो लोकेशन और शिपिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो डिफर करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर नेटिव कोई चीज़ है तो वो आपको अपने यहाँ सस्ती मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वो सेम चीज़ कहीं और लेना चाहें तो यू विल प्रोबेबली एंड अप पेइंग अ लॉट फॉर दैट थिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे, और बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs kind of questions and anything which could be asked you from these topics directly. And basically they have very minor or slightest difference. It just makes the examiner to glitch you and to basically confuse you very easily. That is why I've put this thing into very short and crisp manner, जिससे आप इसको अच्छे से with clarification जो है याद रख पाए. So if you're writing, please write, and if you're not, please take screenshot and revise these things later. चलिए अगली चीज़ है हमारे पास प्रमोशन डिसीजन, जो कि हमारी फोर्थ जो है अपनी फोर्थ मार्केटिंग मिक्स होती है, ठीक है। तो प्रमोशन बेसिकली रिफर्स टू ऑल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज यूज टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड कस्टमर्स अबाउट अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को अवेयर कराना, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, परसुएशन मतलब उनको परसुएट करना कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, और उनको रिमाइंड कराना दैट आप जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, उसको ही हम प्रमोशन बोलते हैं, ठीक है। अब प्रमोशन का रोल क्या होता है मार्केटिंग में? पहला है आपको एक किसी भी कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है। फिर एक कस्टमर को परसुएट करना कि वो आपका प्रोडक्ट जो है वो खरीदे, मतलब कि आप उनके परचेजिंग डिसीजन को इंकरेज करेंगे, उनकी जो भी है मतलब एकदम इमीडिएट सेल करने के लिए आप उनको स्टिमुलेट करेंगे, ऑफर्स देके, इंसेंटिव्स देके, ठीक है। अब जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे इतना चलता है, ठीक है, बोगो ऑफर, तो आप चाहे वो प्रोडक्ट नहीं भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप वो इतने ऑफर्स देके परसुएड हो गए कि विल इवेंचुअली एटलीस्ट एंड अप ट्राइंग इट फॉर वंस, ठीक है। फिर है बिल्ड्स ब्रांड इमेज एंड लॉयल्टी। अब जब अच्छा आपके लिए थोड़ा टाइम पहले तक अगर मैं आपको मामा अर्थ दूं या कोई भी स्किन केयर ब्रांड दूं, you'll have no clue what are these things, ठीक है। लेकिन आप उन चीजों को इतनी बार सुन चुके हैं कि आपके लिए अब वो ब्रांड्स अच्छे हैं, whether they are good or not, but you have heard them so much time that they have already created their brand image and loyalty by being repetitive in front of you, ठीक है। फिर अब क्या होता है, जो प्रमोशन है वो आपकी सेल को सपोर्ट करता ही ऑब्वियसली, बिकॉज दैट इज हाउ पीपल डिस्कवर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो स्टिमुलेट डिमांड एंड रिपीट परचेज, ठीक है। अब कितनी बारी ऐसा होता है आपने कोई प्रोडक्ट लिया, आप भूल गए, लेकिन आप उसकी जब बार बार ऐड देखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोडक्ट जो है वो रह जाएगा, और कभी ना कभी भले एक ऐड नहीं देख के, लेकिन 3-4 ऐड देख के आप इवेंचुअली जो है वो उस प्रोडक्ट को ले लेंगे, ठीक है। और आप प्रॉबेबली एक बार यूज कर चुके हैं, प्रॉबेबली यू फॉरगॉट अबाउट इट, लेकिन अगर आपके सामने वो जो एड है वो चल रही है या कॉन्स्टेंटली आपको उस प्रोडक्ट के बारे में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, परचेज रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारे जो हैं वो प्रमोशन के रोल्स होते हैं। ये बेसिकली बिजनेस और कंज्यूमर को ब्रिज करता है। एक बिजनेस है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, हम कंज्यूमर्स हैं, हमको वो प्रोडक्ट जो है वो यूज करना है। अब जब तक बिजनेस हमको उस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा नहीं, विल नॉट गेट टू नो अबाउट दैट। सो बेसिकली इट जस्ट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर्स टू बी एबल टू सेल एंड बाय द प्रोडक्ट बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए चलिए अब बात करते हैं प्रमोशन मेथड्स की या फिर प्रमोशन टूल्स की, ठीक है। इनके अंदर आने वाले प्रमोशनल टूल्स जिसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन। ये सब टूल्स बिजनेस को हेल्प करते हैं अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करने में,
कस्टमर को अट्रैक्ट करने में और सेल्स इंक्रीज करने में। तो पहले हम एडवर्टाइजिंग की बात कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग एक पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जिसमें कंपनी मास ऑडियंस को मैसेज डिलीवर करती है थ्रू डिफरेंट मीडिया, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, यूट्यूब एड्स, सोशल मीडिया एड्स, होर्डिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली मेन चीज क्या है, आप बहुत लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। मैसेज इज सेम फॉर एवरीवन हियर। ठीक है, और इसी वजह से आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, बिकॉज सिमिलर मैसेज ही जाता है सबके पास। और आप जो है इसको मेनली यूज करते हैं ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और लॉन्ग टर्म रिकॉल के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दो तो कोको कोला का ऐड आता है टीवी में, अमेजॉन ग्रेट इंडिया सेल का यूट्यूब पे, तो ये क्या है, रेपिटेटिव टाइम सेम ही ऐड बार बार दिखाते हैं सो दैट आप इनको याद रख पाए। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, ऑल्सो दीज आर एक्सपेंसिव एंड इनपर्सनल, बिकॉज यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप या टू वे कम्युनिकेशन जो है वो स्टेब्लिश नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला हम पर्सनल सेलिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग एक डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है सेलर और बायर के बीच में। इसमें सेल्स पर्सन कस्टमर को कन्विंस करता है, डाउट्स क्लियर करता है और प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेनली क्या होता है, जो आपका कम्युनिकेशन है वो बहुत पर्सनलाइज्ड होता है। यहाँ पे आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है और ये हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे कि कार शोरूम का सेल्स एग्जीक्यूटिव या LIC एजेंट एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे एडवांटेज तो ये है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा बिल्डअप हो जाएगा, रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप हो जाएगा, लेकिन दिस इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, अगला है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी एक अनपेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन होता है। ठीक है, नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन, प्लीज याद रखिएगा, जिसमें मीडिया या पब्लिक ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट या कंपनी के बारे में न्यूज, रिव्यूज या आर्टिकल्स पब्लिश करती है। ठीक है, आजकल ये पेड भी हो जाता है, यूट्यूब पे लोग पेड रिव्यू डाल देते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू गेस व्हाट इज रॉन्ग और राइट, लेकिन पब्लिसिटी जो करेक्ट मैनर में होती है वो नॉन पेड होती है। ठीक है, अब इसका कंट्रोल कंपनी के हाथ में नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेन चीजें यही है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, हाईली क्रेडिबल होती है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट है और जो कंपनी है वो खुद से नहीं कर रही है। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, चलिए अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे मेजर लिमिटेशन यही होता है कि कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता है कंटेंट या टाइमिंग पे, तो समटाइम इट कुड बी रियली फ्रूटफुल, लेकिन कभी बहुत उल्टा भी जा सकता है, जिससे गुडविल पे अफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए तो जोमेटो न्यूज चैनल पर जोमेटो जो है वो लॉन्चेस ड्रोन डिलीवरी सर्विसेज, तो ऐसा कुछ हेडलाइन आ गया। ठीक है, मतलब जोमेटो उसको जो है वो न्यूज चैनल पे पब्लिश भी उसमें क्या एडवर्टाइज भी नहीं कर रहा है, इंडोर्स भी नहीं कर रहा है, लेकिन न्यूज चैनल ने खुद ही एज अ न्यूज इसको पिकअप कर लिया कि जोमेटो ने ड्रोन डिलीवरी सर्विसेज लॉन्च कर दिए। ठीक है, तो ये उनकी पब्लिसिटी के लिए काम करेगा उस ब्रांड की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म इंसेंटिव या ऑफर्स होते हैं जो कस्टमर्स को इमीडिएटली परचेज करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है, आप इसके जो फॉर्म्स हैं वो बेसिकली आप डिस्काउंट ले लो, कूपन्स ले लो, बाय वन गेट वन ले लो, फ्री सैंपल ले लो, लॉयल्टी ले लो, कुछ भी ले लो। तो बेसिकली ऐसे सारे टूल्स जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो उस टाइम पे परसुएड हो जाते हैं या इनकरेज हो जाते हैं उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने के लिए, तो उसको ही हम सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप वेरियस टेक्निक्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं, जो सब मैंने अभी बताया है, जैसे कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल हो गया, डोमिनोज का बाय वन गेट वन ऑफर हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, तो सेल्स प्रमोशन बेसिकली शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स को बूस्ट करने के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म में सेल को बूस्ट करने के लिए सेल्स प्रमोशंस जो है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब इन चारों का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं क्विकली। यहाँ पे मैंने चारों का एक टेबुलराइज मैनर में चार्ट बना दिया है, जहाँ पे आप सबका डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स क्लियरली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो इवन इफ यू नॉट राइटिंग कंसिडर टेकिंग स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन रिवाइज दिस थिंग लेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन पे, जो कि आपका प्लेस डिसीजन भी होगा। ठीक है, प्लेस डिसीजन के अंदर आता है। ऑलरेडी हम इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शंस भी एक तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब एक और पार्ट जो यूजीसी नेट के कुछ PYQs में देखा गया है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्लीज चाहें तो वीडियो पॉज करके क्विकली रीड कर सकते हैं, या नोट्स बना रहे हो तो अगर आपको कुछ पहले रह गया हो तो आप रुक के लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा जा रहा है PYQ में, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की, यानी ऐसे चैनल जो ट्रेडिशनल होलसेलर रिटेलर मॉडल को फॉलो नहीं करते।
ये मॉडर्न ट्रेंड है जो टेक्नोलॉजी और कस्टमर कन्वीनियंस के बेसिस पर ग्रो हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बेसिकली ये सब एक्सप्लेन करने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आए दिनों में इन चैनल से भी काफ़ी सवाल जो हैं वो एग्जामिनेशन में देखे जा रहे हैं, तो दैट इज़ आई हैव इंक्लूडेड दिस टू। तो पहला जो हमारा मॉडल है वो D2C है, ठीक है। तो D2C क्या होता है ये मैं समझाती हूँ आपको। दैट इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब D2C में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्ट कस्टमर को सेल करती है, बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर नहीं होता है। बेसिकली इसको आप अपना जीरो लेवल भी बोल सकते हो इनिशियली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स अलग हैं क्योंकि यहाँ पे जो है बेसिकली जो D2C है वो कुछ नए एलिमेंट्स यूज़ करके जो है अपना प्रोडक्ट जो है उसको सेल करती है, जैसे कि वेबसाइट्स हो गया, ऐप हो गया, ठीक है। और डायरेक्ट ऐसे कुछ ऑनलाइन मीडियम से अपना मार्केट प्लेस बनाना जो आपको कंज्यूमर से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, एलिमिनेटिंग होलसेलर एंड रिटेलर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बेनिफिट्स ये हैं कि आपके मार्जिन जो है वो हायर होंगे और आप डायरेक्ट जो है वो कस्टमर का डेटा ओन कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि आपने किस किस को प्रोडक्ट जो है वो बेचा है और आपके पास अपने ब्रांड का पूरा कंट्रोल होएगा, ठीक है। इंडिया में देखा जाए तो मामा अर्थ, लेंसकार्ट, बोट अपनी वेबसाइट और ऐप से डायरेक्टली सेल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहां मल्टीपल सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को सेल करते हैं। प्लेटफॉर्म बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है और पेमेंट, डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स को भी सपोर्ट करता है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ठीक है। तो ये सब जो हैं ये आपके ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली बेनिफिट ये है कि आपको एक मैसिव रीच मिल जाती है और आपको अपना इंडिविजुअल वेबसाइट वगैरह का इतना हेडेक नहीं रहता। यहाँ पे ऑलरेडी जो मार्केट प्लेस है उसका बिल्ट इन ट्रस्ट होता है जहाँ पे आप लोअर सेटअप कॉस्ट के साथ अपना बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका सब्सक्रिप्शन बॉक्स मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस मॉडल में कस्टमर्स मंथली, क्वार्टरली या ईयरली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं और उन्हें क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। ये मॉडल स्पेसिफिकली ब्यूटी, स्नैक्स, ग्रूमिंग और वेलनेस इंडस्ट्री में पॉपुलर है, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊं तो इंडिया का ही जैसे द स्नैक कंपनी का मंथली स्नैक बॉक्स आता है, या फिर शुगर कॉस्मेटिक का सब्सक्रिप्शन ब्यूटी किट, ठीक है। तो ये सब जो है सब्सक्रिप्शन बॉक्स मॉडल में आ गए। प्रोडक्ट रेंज में सर्विसेज तो ऑब्वियसली होती हैं बट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो सोल्ड दैट वे। सर्विसेज में आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपके बेनिफिट ये होंगे कि आपका जो रेवेन्यू है वो प्रिडिक्टेबल होता है क्योंकि आपको पता है कि आपके कितने सब्सक्रिप्शन हैं और किस रेट से वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी कस्टमर की लॉयल्टी है वो बहुत स्ट्रांग होती है और जो आपका एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत कम होता है, ठीक है। वो मतलब आगे आने वाले टाइम में और कम होता जाता है, ठीक है। फिर आपका वेंडिंग मशीन एंड ऑटोमेटेड कियोस्क, ठीक है। तो ये वेंडिंग मशीन और ऑटोमेटिक कियोस्क वो सिस्टम है जहाँ कस्टमर कैश या डिजिटल पेमेंट करके प्रोडक्ट तुरंत जो है वो रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो नो ह्यूमन स्टाफ नीडेड हियर, ठीक है। ये एयरपोर्ट्स, मॉल्स, स्टेशन और ऑफिसेज में कॉमनली मिलते हैं, ठीक है। और ये भी एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मीडियम हो चुका है आज के टाइम पे। अब बेसिकली इसके एडवांटेजेस यही हैं कि 24/7 अवेलेबल होता है, इसमें ओवरहेड्स बहुत कम होते हैं क्योंकि कोई डायरेक्टली ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ठीक है। और आप बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन टारगेटिंग जो है वो इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं, है ना। चलिए अब इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे बिल्कुल, चॉकलेट चिप्स, बेवरेज वेंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक टिकट कियोस्क, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आपका पॉपअप शोज और फ्लैश सेल्स, ठीक है। ये बेसिकली टेम्परेरी स्टोर्स होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ओपन किए जाते हैं, जैसे फेस्टिव सीजन या स्पेशल इवेंट, जैसे आपका ये जोमा लैंड हो गया, जोमेटो लैंड, जो भी व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो वहाँ पे पीपल गैदर टुगेदर एंड दे बेसिकली हैव देयर स्टॉल्स एंड ऑल, तो वहाँ पे उनकी अच्छी खासी सेल्स हो जाती है, प्रमोशन हो जाते हैं, बट फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब फ्लैश सेल्स भी जो हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं जिसमें लिमिटेड टाइम के लिए हैवी डिस्काउंट दिए जाते हैं और आई कैचिंग मार्केटिंग के लिए आप जो है आई कैचिंग मार्केटिंग जो है वो की जाती है जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो क्विकली बेच पाएँ, ठीक है। तो जैसे नाइकी का मॉल पे एक पॉपअप हो जाए, जैसे भी कोई ड्यूरिंग अगर वो अपना स्टोर लॉन्च कर रहे हैं तो उस टाइम पे, ठीक है। या फिर मिंत्रा, आजियो की 2-2 आवर की जो फ्लैश सेल्स होती हैं जहाँ पे वो सब कुछ एकदम लो रेट पे कर देते हैं और एकदम फ्लैशी दिखाते हैं जिससे जो कस्टमर्स हैं वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएं। इससे बेसिकली एक बस क्रिएट हो जाता है और सेल्स वगैरह मिस आउट करने का फोमो हो जाता है, जिससे जो आपके सेल्स है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपकी बेसिकली ब्रांड की हाइप क्रिएट की जा रही है सो दैट आपका जो सेल है वो जनरेट किया जा सके या शॉर्ट टर्म सेल को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो आई होप आपको ये नॉन कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी समझ में आए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
Up next, we have entrepreneur theory, a comparative overview. I have kept it for you. तो basically entrepreneur theory, entrepreneurial theory जो है वो बहुत तरीके की दी हुई है, तो यहाँ पे मैंने सबको सम कर दिया है. अब basically proponent से related question आ जाते हैं, तो जितनी भी economic theory है, जैसे profit maximization, risk taking, market equilibrium, ये रिचर्ड कैंटलन, फ्रैंक नाइट, जीन बैप्टिस्ट से इन लोगों ने दी हुई है, जो मेजरली ये बात करता है कि एंटरप्रेन्योर एज एन आर्बिट्रेटर बेरिंग नॉन इंश्योरेबल रिस्क ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज टू मीट डिमांड. तो एंटरप्रेन्योर जो है वो एक नॉन इंश्योरेबल रिस्क को बेयर करके जो है अपनी रिसोर्सेज को अरेंज करके डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिससे वो प्रॉफिट बनाता है. ठीक है. फिर आपकी साइकोलॉजिकल थ्योरी जो डेविड मैकलेलन, जूलियन रॉटर और एडवर्ड हेगन ने दी हुई है. ठीक है. इनका जो कोर फोकस है वो इंडिविजुअल ट्रेट, मोटिवेशन, ठीक है, नीड फॉर अचीवमेंट और लोकस ऑफ कंट्रोल पे है. ठीक है. जहाँ पे ये बोलते हैं कि जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इंटरनल साइकोलॉजिकली और पर्सनालिटी ट्रेट से डिफाइन होते हैं. इनको अचीवमेंट चाहिए अपने लाइफ में, ऑटोनॉमी चाहिए और कंट्रोल चाहिए, इसलिए ये जो है एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं. फिर आपका सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो मैक्स बीबर, थॉमस कोहरन, एवर्ट हिगन, इन लोगों ने दी हुई है, जो बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो किसी इंसान के अंदर सोशल एनवायरनमेंट, कल्चर, सोशल नेटवर्क, स्टेटस, रोल, ये सारी चीज़ें देख के आती हैं. मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो एक सोशल स्ट्रक्चर में, कल्चरल वैल्यूज़ में, फैमिली बैकग्राउंड में जहाँ पे वो एंटरप्रेन्योरशिप देखते हैं वहाँ पे शेप होते हैं. ठीक है. और फिर है इनोवेशन थ्योरी जो स्कम्प्टर, जोसेफ स्कम्प्टर ने दी हुई है. ठीक है. ये बोलते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका कोर फोकस जो होता है वो कुछ डिस्ट्रक्टिव चीज़ बनाने में होता है, जहाँ पे वो कुछ न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू टेक्नोलॉजी ट्राई करते हैं. ठीक है. एंटरप्रेन्योर जो है वो एक इनोवेटर होते हैं, जो कुछ ना कुछ मार्केट में डिस्टर्ब करना चाहते हैं, कुछ नया टेक्नोलॉजी लाके, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करके, या फिर कोई भी ऐसी क्रेजी ऑर्गेनाइजेशन बना के जहाँ पे लोग जो हैं उसको उस प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड क्रिएट करेंगे बिकॉज ऑफ वट एवर थिंग दे हैव क्रिएटेड. जैसे टेस्ला हो गए, ये आप इनोवेटिव थ्योरी के अंदर जो है डाल सकते हैं. ठीक है. बेसिकली समथिंग न्यू विच कैन डिस्टर्ब द मार्केट. तो ये बेसिकली जो की प्रोपोनेंट्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी. ठीक है. उनके कोर फोकसेस क्या है, इनके बीच में मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, तो इन लोगों के नाम याद रखिएगा. एंड इफ नॉट स्पेसिफिक, ट्राई टू रिलेट देम विद द ओवरऑल थ्योरी जो भी उन्होंने प्रपोज किया, सो दैट आप मैच द फॉलोइंग और ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम चैनल मैनेजमेंट पे. ठीक है. तो चैनल मैनेजमेंट बेसिकली selecting, motivating and evaluating intermediaries to ensure effective distribution. ठीक है. आपके जो intermediaries हैं आप पूरे मैनेजमेंट के प्रोसेस में उनको सही से सिलेक्ट करना, मोटिवेट करना और evaluate करना, सो दैट जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से इफेक्टिवली हो पाए. ठीक है. तो उसके लिए आप कौन सा चैनल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है. अगर आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है तो आप लेवल 3, लेवल 4 तक भी जा सकते हैं, बिकॉज योर प्रोडक्ट कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिफोर इट रीचेस कंज्यूमर्स. लेकिन अगर वो बहुत ही पेरिशेबल गुड है जो आपको शॉर्ट टर्म में जो है कंज्यूम करना है, तो उसके लिए आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बहुत क्विक होना चाहिए या फिर डायरेक्ट होना चाहिए. ठीक है. फिर चैनल मोटिवेशन, मतलब कि आपको किस चैनल में कितना इंसेंटिव मिल रहा है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, अगर और आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स जो है वो कितनी अच्छी डील क्रैक करके दे रहे हैं, दैट इज योर मोटिवेशन बिहाइंड चूजिंग एनी चैनल. फिर कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा मैनेज हो पाएगा आप जो भी चैनल यूज करेंगे उसमें. और फिर चैनल इवैल्यूएशन. ठीक है. तो चैनल इवैल्यूएशन मीन्स कि लास्टली आप जो भी चैनल चूज करते हैं उसका परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे कि उसमें सेल्स कितनी आ रही है, आपको सर्विस लेवल क्या है, फीडबैक क्या है, एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये बेसिकली कुछ चैनल मैनेजमेंट के की एलिमेंट्स हैं. इन पे प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड हियर. तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर दीज फॉर एग्जाम. चलिए चलिए आप देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कस्टमर्स जो हैं कैसे डिसीजन लेते हैं, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कहाँ से खरीदना है और क्यों खरीदना है. ठीक है. तो इसमें कंज्यूमर के थॉट्स, फीलिंग्स, मोटिवेशन, प्रेफरेंसेस, लाइफस्टाइल, कल्चर, ठीक है, और बाइंग पैटर्न्स को समझा जाता है. बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर जो है, व्हाई कस्टमर बाय, हाउ दे बाय एंड व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बाइंग, ये सारी चीज़ों को मिला के जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर बनता है. ठीक है. अब बेसिकली इट स्टडीज बाइंग डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप.
अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो मार्केटर्स को हेल्प करता है कंज्यूमर की नीड्स को समझने में, ठीक है। तो बेसिकली हम ये समझते क्यों हैं, सो दैट दे कैन डिज़ाइन बेटर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड सेटिस्फाई कंज्यूमर इफेक्टिवली। जो कंपनीज हैं वो एक बेटर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बना पाएँ और अपने कंज्यूमर को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएँ, इसलिए जो है कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जैसे कि आपका मार्केटिंग मिक्स क्या है और अदर स्टिमुलाइज क्या है, ठीक है। और बायर्स ब्लैक बॉक्स मीन्स कि एक जो बायर है वो कैसे प्रोसेस करता है, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाइंग डिसीजन प्रोसेस भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लिटरली अगर आप इतना भी स्क्रीनशॉट लेके जाते हैं तो आपको इस टॉपिक के बारे में इनफ इंसाइट जो है वो मिल पाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए अब हम आगे और डिस्कस करते हैं इसको। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस क्या होती है, तो अगर एज अ कंज्यूमर आप कुछ खरीदना चाहेंगे तो आप किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसको एक कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो आपका पहला स्टेज जो होता है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में वो है नीड रिकॉग्निशन। एज अ कंज्यूमर पहले आप नीड आइडेंटिफाई करेंगे या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। जैसे अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना जो है खरीदने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नीड रिकॉग्निशन, ठीक है। फिर है इन्फॉर्मेशन सर्च, फिर आप अपनी आपको जो भी चाहिए आप उस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल्स, अवेलेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिव्यूज़, वीडियोज़, ये सब कुछ इकट्ठा करेंगे, सो दैट आप जो है अपने लिए इनफ इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट कर पाएँ जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहिए उसके लिए, ठीक है। फिर एवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है फ़ोन टूट गया है, अब ये मेरी नीड है कि मुझे नया फ़ोन चाहिए, अब मेरे को नया फ़ोन करने के लिए लेने के लिए मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्च की, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली, अब मैंने 2-3 फ़ोन सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब उन 2-3 फ़ोन के बीच में अब मैं इवैल्यूएट करूँगी कि कौन सा बेटर है, ठीक है। बस मैं उनके फीचर्स, प्राइस, क्वालिटी, ये सारी चीज़ों को कंपेयर करके फिर मैं कोई एक प्रोडक्ट उसमें से चूज़ करूँगी। जिस प्रोडक्ट को मैं चूज़ करूँगी और उसको खरीदूँगी उसको ही परचेज डिसीजन बोलते हैं, कि जो भी प्रोडक्ट मैंने चूज़ किया, सिलेक्टिंग एंड बाइंग द चोजन प्रोडक्ट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अवर परचेज डिसीजन। और खरीदने के बाद मुझे उस प्रोडक्ट से कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है या डिससेटिस्फैक्शन है, जिसकी वजह से मैं उस ब्रांड पे दोबारा जाऊँ या ना जाऊँ, या उस तरीके का प्रोडक्ट ज़रूर दोबारा खरीदूँ ना खरीदूँ, उसको पोस्ट परचेज बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज स्टेप्स वेल, और इन पे भी बहुत ज़्यादा सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन आते ही हैं, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स क्लियरली। नेक्स्ट वी हैव फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर डिसीजन। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको क्विकली। तो पहला है हमारे पास कल्चरल फैक्टर, ठीक है। कल्चर बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर का सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। कल्चर डिटरमाइन करता है कि सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल है, क्या लग्जरी और क्या नेसेसिटी है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपका कल्चर, सब कल्चर और सोशल क्लास तीनों आते हैं, ठीक है। तो इंडिया में फेस्टिवल सीजन जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, यहाँ पर शॉपिंग ज़्यादा होती है, गिफ्ट्स, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा, तो ये हमारा क्या हो गया, कल्चरल फैक्टर, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि कौन से फैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बन जाता है व्हाट ऑल कम्स अंडर कल्चरल फैक्टर, एंड दे विल गिव यू 5-6 थिंग्स, उसके बीच में आपको कॉम्बिनेशन बना के चूज करना है। अब वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, आपको ऐसा लगता है कल्चर के अंदर तो लाइफस्टाइल भी आ सकती है, लेकिन अगर आपने लाइफस्टाइल कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइफस्टाइल इज अ पर्सनल फैक्टर। अब अगर उस टाइम पे आपको इतनी क्लैरिटी नहीं है कि किसके अंदर क्या आएगा, तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, दो इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। तो हैविंग क्लैरिटी बिटवीन व्हाट ऑल विल कम इनसाइड वन पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए प्लीज लिखिएगा सो दैट यू बी एबल टू मैनेज क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स वेरी क्लियरली, और आपके 2 मार्क्स तो पक्के हो ही अगर ये क्वेश्चन आए तो, ठीक है। फिर आपका सोशल फैक्टर, ठीक है, कंज्यूमर के आसपास के लोग भी परचेज डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स, रेफरेंस ग्रुप, सोशल रोल्स एंड स्टेटस, ठीक है। अब इवन सोशल रोल्स वगैरह जो भी होते हैं ना, ये सारी चीज़ें सोशल फैक्टर को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। मतलब अगर आपका फ्रेंड जो है वो एप्पल यूज़ कर रहा है तो कंज्यूमर भी एप्पल लेने के बारे में सोचेगा, क्योंकि आपका फ्रेंड उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। और मेजरली जो टीनेजर बाइंग बिहेवियर होता है वो पीयर इन्फ्लुएंस होता है, मतलब हमारे स्कूल के दोस्तों के पास ये है तो दे विल एंड अप बाइंग द सेम थिंग फॉर श्योर,
ठीक है, तो इसको हम सोशल फैक्टर्स बोलते हैं। चलिए, अगला है हमारा पर्सनल फैक्टर्स। ये इंडिविजुअल लेवल का पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होता है जो डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि एज, मतलब कि आप जिस भी एज में हैं अपनी लाइफ के, वहाँ पे आपकी कोई पर्टिकुलर नीड्स होंगी और उसके लिए आप एज अकॉर्डिंगली जो है उसके हिसाब से आपकी जो भी प्रेफरेंस होंगे आप वैसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, फिर हो गया आपका लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन, इनकम, पर्सनालिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सनल फैक्टर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक टीनेजर है, वो ट्रेंडी फैशन प्रेफर करेगा बिकॉज ऑफ देयर एज, यू नो, लाइकिंग सम कूल स्टफ, दे विल एंड अप बाइंग दैट। एक वर्किंग प्रोफेशनल फॉर्मल क्लोथ्स या गैजेट्स बाई करेगा। ठीक है, और जैसे ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्सनल फैक्टर काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, फिर अगला है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो कंज्यूमर के माइंड के इंटरनल प्रोसेस भी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मोटिवेशन हो गया, परसेप्शन हो गया, लर्निंग हो गई, बिलीव्स और एटीट्यूड हो गया। ठीक है, मतलब कि आपको, आप अंदर से कितने मोटिवेटेड हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए। वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड में भी हमने पढ़ा है कि मतलब अगर आपकी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाएगी तो आप उससे बेटर कुछ लेना चाहेंगे, देन समथिंग एल्स, देन समथिंग एल्स। ठीक है, तो दैट फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। एंड परसेप्शन, ठीक है, कि आप जो किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन है वो कैसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपका टेक्नोलॉजी को लेके परसेप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, तो कुछ भी न्यू टेक फ्रेंडली चीज़ आएगी तो यू ट्राई टू शिफ्ट टू दोज थिंग्स। लेकिन अगर उल्टा है, यू आर वेरी traditional and rooted, where you think too much technology can cause chaos to your life, so probably you'll not end up even having something which is very you know इन ट्रेंड राइट नाउ। ठीक है, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस बेस, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप बड़े हुए, आपने चीज़ें पढ़ी, जैसे शुगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, प्रोसेस फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो यू नॉट एंड अप परचेजिंग सच प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ योर लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए, फिर है बिलीव्स और एटीट्यूड। ठीक है, तो आपकी जो भी आपका मान है, मतलब आप जो भी अपने आपके बिलीव्स हैं, जिन भी चीज़ों पे आप भरोसा करते हैं, मानते हैं, आप उनकी तरफ जो है थोड़े इंक्लाइंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्रांड लॉयल्टी जो है वो अफेक्ट होता है आपके बिलीव्स और एटीट्यूड्स की वजह से। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर का बिलीफ है कि अमूल क्वालिटी एंड ट्रस्ट देता है, तो वो कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में अमूल प्रोडक्ट्स ही प्रेफर करेंगे, नो मैटर इवन इफ देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन प्राइस और एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसको हम बिलीव्स और एटीट्यूड में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरली ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन जो मैंने आपको याद रखने बोला है कि कौन सी चीज़ें कौन से फैक्टर के अंदर आएंगी, जैसे ऑक्यूपेशन, इनकम, लाइफस्टाइल, ये पर्सनल फैक्टर का पार्ट है, तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एंड वी टेंड टू कंफ्यूज आवर सेल्फ इन एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से हम रॉन्ग आंसर पे टिक करके इतनी ईजी टॉपिक्स में भी जो है वो मार्क्स गवा देते हैं। तो इसका बस ट्रिक यही है कि प्लीज़ समझिए, लिखिए और उसको इतनी बारी याद करिए कि आप भूलें ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है सर्विस मार्केटिंग। ठीक है, तो जब भी हम इंटेंजिबल गुड्स की मार्केटिंग करते हैं, गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, जो इंटेंजिबल होते हैं, जिनको आप फील कर सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं, बट दोज आर नॉट योर लाइक एनी कमोडिटी विच यूर बाइंग, तो उसको हम सर्विस मार्केटिंग बोलते हैं। यहाँ पे बैंकिंग, एजुकेशन, टूरिज्म, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, ये सब सर्विस मार्केटिंग के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका फोकस है वो ट्रस्ट बिल्ड करने पे होता है, रिलेशन बिल्ड करने पे होता है, रादर देन ओनरशिप ऑफ गुड, क्योंकि सर्विस जो है आप वहीं से लेंगे जहाँ पे आपको ट्रस्ट है और आपका एक अटैचमेंट है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सर्विस के। पहला तो है, ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, तो प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक है सर्विस का इंटेंजिबिलिटी, मतलब यू कैन नॉट सी और टच और स्टोर देम। ठीक है, मतलब आप हेयर कट करा के आए तो आप उसको बचा के थोड़ी ना रखेंगे, दैट इज अ सर्विस विच यू लाइक गॉट। ठीक है, तो इसलिए ये जो है आप इसको छू नहीं सकते, बट यू कैन एक्सपीरियंस द सर्विस। ओके, देन इनसेपरेबिलिटी, मतलब सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली, मतलब अगर टीचिंग एक सर्विस है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप तुरंत के तुरंत ही पढ़ रहे हैं, आप उस सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं हाथ के हाथ, अनलाइक प्रोडक्ट, मतलब आपने खरीदा अभी, फिर कोई भी उसका एंड यूजर हो सकता है, आप कभी भी कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन सर्विस में ऐसा नहीं होता। जो प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है साइमल्टेनियसली जो है वो सर्विस को लेते और देते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर पेशेंट हो गया एंड एक्सेट्रा। ठीक है, फिर है इनकंसिस्टेंसी या वेरिएबिलिटी, हर बार जरूरी नहीं है
कि सर्विस जो है वो आपको सेम तरीके से ही मिले, ठीक है। क्वालिटी जो है वो प्रोवाइडर और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मसूस है, वो बहुत अच्छा मसाज करती है, लेकिन हर बार द एक्सपीरियंस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी सिमिलर। समटाइम इट इज बेटर, समटाइम इट इज इवन बेटर देन द लास्ट टाइम, बट समटाइम इट कुड नॉट इवन फील राइट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर्विस जो है वो वेरिएबल होती है, अनलाइक गुड्स। गुड्स में आपका जरूर सेम प्रोडक्ट बार बार मिल सकता है बिकॉज ऑफ द सेम प्रोपोर्शन एंड कॉम्बिनेशन, लेकिन सर्विस में ऐसा नहीं होता। फिर वी हैव इन्वेंट्री, पेरिशेबिलिटी, मतलब सर्विस जो है उसको हम एज एन इन्वेंट्री स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर यूज के लिए। इट कैन ओनली बी प्रोवाइडेड एट द मोमेंट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। फिर है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर, ठीक है, मतलब जब भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है, एक्टिवली पार्टिसिपेंट होता है, तभी सर्विस जो है वो डिलीवर की जा सकती है, ठीक है। तो रिमेंबर ऑल दीज आईज as characteristic of service because many a times match the following questions as came from these, and also like odd one out की which is not the part of the characteristics etc, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सर्विस मार्केटिंग के मिक्स में जब हमने शुरू में 4 पीस देखे, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के 3 जो है वो सर्विस में और ऐड हो जाते हैं, जैसे पीपल। यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स में सर्विस जो है वो आप किसी पर्सोनल को देते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वही जो है वो की टू सेटिस्फैक्शन होता है, मतलब जो इंसान सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई पीपल हैज बीन एडेड हियर। देन प्रोसेस, जिस तरीके से आप सर्विस डिलीवर करते हैं, आपका स्पीड, सिस्टम, ईज, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस में आती है। और फिर फिजिकल एविडेंस, मतलब टैंजिबल क्यूज जैसे डेकोर वगैरह है और वेबसाइट डिज़ाइन है, स्टाफ यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो उसके फिजिकल एविडेंसेस होते हैं, क्यूज होते हैं, बट दैट इज नॉट फुली टैंजिबल एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके सर्विस मार्केटिंग मिक्स के 7 पीस हैं, जो इन कॉम्बिनेशन टू प्रोडक्ट आर एडिशनली अवेलेबल हियर एज पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। चलिए, तो बेसिकली एक स्ट्रैटेजी टूल है, ठीक है, जो कंपनी को हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट्स या बिजनेस यूनिट्स को मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट के बेसिस पर इवैल्यूएट करने में, ठीक है। बीसीजी मैट्रिक्स में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो पहले होते हैं आपके स्टार प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देख लेते हैं स्टार प्रोडक्ट्स कौन से। स्टार प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनकी मार्केट शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और मार्केट ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब स्टार्स फास्ट ग्रोइंग मार्केट में लीडर्स होते हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन फ्यूचर में ये कैश काउस बन सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल स्मार्टफोन्स ड्यूरिंग इनिशियल बूम, तो जैसे ही मार्केट में एंटर करते हैं तो जो आपके स्मार्टफोन्स हैं वो क्या हो सकते हैं, स्टार प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी बहुत ईजिली ग्रो कर सकती है, और यहाँ पे जो मार्केट शेयर है वो बनने वाला होता है किसी भी प्रोडक्ट का, क्योंकि उसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो वो सारे प्रोडक्ट स्टार प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएंगे। फिर है आपका कैश काउस, ठीक है। कैश काउस बेसिकली ये वो प्रोडक्ट होता है जिनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है और अब जो मार्केट ग्रोथ है वो लो हो रही है, ठीक है। ये स्टेबल और मेच्योर मार्केट में होते हैं, ये कंसिस्टेंसी से हाई प्रॉफिट और कैश जनरेट करते हैं, और कंपनी इनका यूज स्टार्स और क्वेश्चन मार्क्स को सपोर्ट करने के लिए करती है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है आपके टूथपेस्ट हो गए, मिल्क ब्रांड्स हो गए, मेच्योर सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स हो गए लाइक कोक एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, कैश काउज हैं, ठीक है, जो अब एक स्टेबल मार्केट में है। भले इनका मार्केट शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन ग्रोथ जो है वो थोड़ी लो होती है, लेकिन ये अपने आप को मार्केट में बहुत लंबे समय तक सस्टेन और मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो होता है इन प्रोडक्ट से, ठीक है। अब अगला प्रोडक्ट है आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स को बेसिकली आप प्रॉब्लम चाइल्ड भी बोलते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है, ये वो प्रोडक्ट है जो जिसका मार्केट शेयर लो है, लेकिन मार्केट ग्रोथ जो है वो हाई है, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स में पोटेंशियल होता है, लेकिन अनसर्टेन फ्यूचर है। कंपनी को डिसाइड करना होता है इन्वेस्ट करें या एग्जिट करें, ठीक है। जैसे न्यू प्रोडक्ट कोई लॉन्च किया है इन फास्ट ग्रोइंग सेक्टर, जिसका चलना ना चलना थोड़ा डाइसी है। इट कुड बी वेरी फ्रूटफुल, बट इट कैन नॉट बी वेरी फ्रूटफुल एट द सेम टाइम, ठीक है। चलिए, अब आखिरी है आपका डॉग्स। तो बेसिकली ये लो मार्केट शेयर और लो मार्केट ग्रोथ वाले प्रोडक्ट हैं। जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है वो बहुत वीक होती है और फ्यूचर पोटेंशियल भी बहुत कम होता है। जनरली कंपनी इन्हें डिसकंटिन्यू या लिक्विडेट कर देती है, जैसे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स हो गए, डीवीडी प्लेयर्स हो गए एक्सेट्रा। अब जो चीज़ अभी चलेगी नहीं उसका क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिसइन्वेस्ट कर देते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसमें कुछ अपडेट करके उसको स्टार बनाने की कोशिश करते हैं दोबारा। तो आई होप आपको ये बीसीजी
FMCG मैट्रिक्स जो है वो समझ में आया होगा। इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जहाँ पे आपका रिलेटिव मार्केट शेयर नीचे होता है और मार्केट ग्रोथ जो है इस तरफ से हम लिख के और ये सारा जो है वो चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपनी प्रोडक्ट की पोजिशनिंग करके उसके ऊपर जो है डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए जो है एक फ्यूचर इंसाइट देता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कैसे परफॉर्म करने वाला है और कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं मार्केटिंग और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के ट्रेंड्स। तो बेसिकली अभी मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो इन्वॉल्व होती जा रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बेचने में जो पहले एफर्ट्स लगते थे उससे ज़्यादा आजकल लगते हैं, बिकॉज यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट वैल्यू, बिल्ड रिलेशनशिप एंड इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो उसके लिए जो नए मार्केट ट्रेंड्स हैं वो क्या है, तो सोशल मार्केटिंग, मतलब आप सोशल वेलफेयर को भी चूज करें अलॉन्ग विथ मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट बेस्ड प्रमोशन हो। ठीक है, और ग्रीन मार्केटिंग जहाँ पे आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी तरफ ध्यान दें बिकॉज ऑफ द सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न। फिर डायरेक्ट मार्केटिंग, मतलब आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद कस्टमर रखें जिससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो और आपकी ब्रांड वैल्यू और लॉयल्टी जो है वो बढ़े। और रूरल मार्केटिंग, मतलब कि पहले रूरल मार्केट इतने टैप नहीं किए जाते थे, लेकिन अब रूरल कंज्यूमर के लिए भी स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो इवॉल्विंग एंड कैन बी अ वेरी लार्ज मार्केट बेस। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम CRM विच इज़ योर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसी स्ट्रैटेजी बिल्ड करना जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है उसको मेंटेन कर पाएँ और उनको अपने प्रोडक्ट से वैल्यू और सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा पाएँ और इसका अश्योरेंस भी ले पाएँ, उसको एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपने कस्टमर की अपने प्रोडक्ट की तरफ लॉयल्टी जो है वो बढ़ाएं। ठीक है, उनका आपके ब्रांड की टवर्ड्स रिटेंशन और रीअकरिंग रिटेंशन और बेसिकली वो आपके ब्रांड को रीपर्चेज करें, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़े और आप उनको पर्सनलाइज सर्विसेज और ऑफर दे पाए। इसके लिए CRM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं जिससे आप अपना जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर सकते हैं कंज्यूमर्स के साथ। पहला है कस्टमर डेटाबेस, मतलब आप जिन भी कस्टमर को टैप इन कर रहे हैं उनका डेटाबेस आपके पास होने का होगा, जिसकी वजह से आप एक ट्रेंड एनालिसिस और इवैल्यूएशन कर पाएंगे कि आपके कंज्यूमर्स के लिए क्या सही है और आप क्या उनको और ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर फीडबैक सिस्टम where you allow your customers to give you constructive criticism so that you can improve in your product and services। फिर है लॉयल्टी प्रोग्राम जहाँ पे लोग जो हैं वो आपके ब्रांड से लॉन्ग टर्म रिलेटेड जो हैं वो रह सकते हैं। फिर ऑटोमेटेड ईमेल एंड कॉल मैनेजमेंट, अगेन दैट्स spam mail etc, junk mailing, where you can keep on reminding the customers and you get to get their insights through some kind of direct connections। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप अपने कस्टमर नीड्स को और अच्छे से समझ सकते हैं, उनके सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट को और बढ़ा सकते हैं और अपना रिपीट बिजनेस भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक जो है हम उस पर आ चुके हैं, जो कि है आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी इंश्योर करती है कि राइट प्रोडक्ट राइट क्वांटिटी में राइट प्लेस पर राइट टाइम पर और राइट कॉस्ट पर डिलीवर हो। इसमें गुड्स का मूवमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री और इंफॉर्मेशन फ्लो का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बोले तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट को फैक्ट्री से कस्टमर तक एफिशिएंटली पहुंचाना। ठीक है, ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो पहला है ट्रांसपोर्टेशन। अब प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट। ये डिसाइड करता है कि गुड्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, रोड, रेल, एयर, वाटर, व्हाटएवर रिक्वायर्ड। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स का मेजर पार्ट होता है। ठीक है, जैसे अमेजॉन डिलीवरी ट्रक्स और एयर कार्गो दोनों यूज़ करती है। ठीक है, और उसके कॉस्ट बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका वेयर हाउसिंग, प्रोडक्ट को सेफ स्टोर करना टिल डिमांड अराइव्स। ठीक है, और वेयर हाउस सिस्टम का रोल होता है यहाँ पे। और जो आपके वेयर हाउस हैं वो भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। पब्लिक वेयर हाउसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, प्राइवेट वेयर हाउसेज जो प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो खुद मैन्युफैक्चर करती हैं फॉर द प्रोडक्ट स्टोरेज, और स्मार्ट ऑटोमेटेड वेयर हाउसेज लाइक अमेजॉन फुलफिलमेंट सेंटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, फिर है हमारी अगली चीज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बेसिकली ये डिसाइड करता है कि कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए ताकि स्टोरेज या
या एक्सेस ना हो पाए, ठीक है। मतलब आपका जो स्टॉक है वो एक्यूरेट अमाउंट में हो, ना आपके पास ज़्यादा डेड स्टॉक हो और ना ही आपको किसी चीज़ की कमी पड़े। अब इसको मैनेज करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर लीफो फीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये सारी चीज़ें मैनेज करके इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, ठीक है। फिर है आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग, मतलब कस्टमर के ऑर्डर रिसीव करना, प्रोसेस करना, बिलिंग और शिपिंग, ये सब ऑर्डर प्रोसेसिंग का पार्ट है। ये फास्ट और एरर फ्री होना चाहिए। एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट जो है वो ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, वे यू कैन एक्चुअली हैव द एक्सेस टू योर ऑर्डर्स करंट स्टेटस, ठीक है। फिर आपका मटेरियल हैंडलिंग, मतलब वेयर हाउस के अंदर प्रोडक्ट्स को सेफली मूव करना यूजिंग टूल्स लाइक फोकलिफ्ट्स, कन्वेयर्स, ऑटोमेटेड रोबोट्स एक्सेट्रा, मतलब उनका इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होएगा वो मटेरियल हैंडलिंग के अंदर आता है। इससे प्रोडक्ट डैमेज कम होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। फिर है आपका पैकेजिंग, मतलब प्रॉपर पैकेजिंग गुड्स को स्टोर और ट्रांसपोर्ट के ड्यूरिंग सेफ रखता है। ये प्रोडक्ट प्रोटेक्शन के साथ ब्रांडिंग और लेबलिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। एग्जाम्पल फ्रजाइल आइटम्स जैसे होते हैं उनको बबल रैप में आप कुशनिंग के साथ डिलीवर करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ पैकेजिंग इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ठीक है। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्लो, मतलब मॉडर्न लॉजिस्टिक्स डिजिटल सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं, जिसमें ट्रैकिंग, बारकोड स्कैनिंग और ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रैक योर ऑर्डर वगैरह ऑप्शन जो है वो डिलीवरी एप्स पे आपको मिलता है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ऑल टुगेदर इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट एफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिवली मैन्युफैक्चरर से फाइनल कस्टमर तक पहुंचे, यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन, और आप इस वीडियो के थ्रू अच्छे से प्रिपेयर कर पाए होंगे। आई होप यू हैव मेड नोट्स थ्रू आउट, जिसको रिवाइज करके आप इन टॉपिक्स को क्लियरली याद रख सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। If you think I've missed something, or do you want to know some other additional topic of these unit, please feel free to comment below. This will help me to bring you better content for your examination. Okay, so thank you so much for watching till here. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल एक्सेल स्टडीज़ विद महिमा मिश्रा को सब्सक्राइब करिएगा। जिन लोगों को इन वीडियोस की ज़रूरत हो उनके साथ शेयर करिएगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, इट जस्ट गिव्स मी इनफ मोटिवेशन टू ब्रिंग यू मोर कंटेंट फॉर द एग्जामिनेशन। और अगर इस यूनिट में से कुछ भी टॉपिक रह गया हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। आई ट्राई टू ब्रिंग दैट इन सम सेपरेट वीडियो, एंड अंटिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।